हेलो दोस्तों, मेरा नाम नेहा है और आज मैं आपको कक्षा 12 विषय गणित अध्याय 1 संबंध एवं फलन के बारे में बताऊंगी। आज की वीडियो पार्ट 19 में हम जानेंगे सारांश समरी। मतलब इस पूरे अध्याय में हमने बहुत सारी चीजों को देखा। ठीक है, जैसे इस अध्याय में हमने विविध प्रकार के संबंधों, फलनों तथा द्वि आधारित संक्रियाओं का अध्ययन किया। ठीक है, तो उन्हीं से संबंधित जो हमने इतनी सारी चीजें जिनका अध्ययन किया है उनके बारे में हम सब चीजें देखेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, जैसे जिससे इस पूरे अध्याय का क्या हो जाए, एक सारांश मिल जाए और आप पूरे अध्याय में जो भी आपने पढ़ा उसको समझ सके। ठीक है, तो जैसे इस अध्याय की मुख्य विषय वस्तु क्या क्या है, ठीक है, वो निम्नलिखित है। जैसे सबसे पहले आपने क्या देखा था कि संबंध क्या होता है। ठीक है, मतलब उसमें वह रिक्त संबंध क्या होता है। ठीक है, तो एक्स में आर बराबर अगर आपको फाइव दे रखा होता है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि इसमें संबंध जिसमें कोई भी, मतलब एक इस प्रकार का संबंध जिसमें कोई अवयव ही ना हो। ठीक है, तो उसको हम कैसे फाइव से दिखाते हैं। और ये कैसा होता है, जैसे एक्स के साथ जो आप कार्तीय गुणन करते हो, जितने भी उसमें युग्म मिलते हैं, अगर उसमें कोई युग्म ही नहीं प्राप्त हो रहा है आपके पास, या फिर आपके पास कोई अवयव ही नहीं मिल रहा है, तो वो क्या होगा, इस प्रकार का प्रदत्त संबंध जो होता है वो रिक्त संबंध होता है। ठीक है, इसी प्रकार आपने देखा कि एक्स है आपके पास, एक समुच्चय है एक्स। ठीक है, उस समुच्चय एक्स में आपने एक संबंध बनाया जिसमें एक्स के साथ जितने भी कार्तीय गुणन करने के बाद जितने भी युग्म होते हैं वो सारे आपके पास क्या है, प्राप्त हो जा रहे हैं उस संबंध में। तो इस प्रकार का जो संबंध होता है जिसमें सारे युग्म प्राप्त हो, उसको आप सार्वत्रिक संबंध बोलते हैं। ठीक है, फिर क्या है, एक्स में एक ऐसा संबंध ले लेते हैं, जैसे फॉर ऑल ए के लिए अगर आप देखो तो ये क्या है, एक्स से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इस अवयव में क्योंकि ए क्या है, मतलब जो एक्स आपके पास क्या है, समुच्चय है, इसमें से जो आपका संबंध बन रहा है, आपने एक कार्तीय गुणन जो भी आपके पास होगा, मतलब एक युग्म आपने ले लिया ए। ठीक है, ये किससे संबंधित है, आर से संबंधित है। और ये किसके लिए है, एक ऐसा ए जो कि एक्स से संबंधित है, और इसमें से जो आप युग्म ले रहे हो वो आर से संबंधित है। ठीक है, मतलब उस जो अवयव आपने लिया, उस अवयव का उसी अवयव के साथ जो युग्म बनता है उसको आप समतुल्य संबंध बोलते हैं। ठीक है, खुद के साथ जो तुल्य हो, समान तुल्य हो, ठीक है, समतुल्य बोला जाता है संबंध। इसके बाद देखते हैं कि एक्स में, ठीक है, मतलब एक्स क्या है, आपके पास एक समुच्चय है। ठीक है बेटा, तो उस समुच्चय में आपने इस प्रकार का संबंध लिया आर, जो प्रतिबंध ए बी, ठीक है, किससे संबंधित है, आर से संबंधित है। ठीक है, ये युग्म आपने आर से ले लिया, मतलब एक संबंध जो आपने लिया था उससे आपने ये युग्म लिया। तो इसका क्या तात्पर्य होगा कि अगर जैसे ए बी है, वो आर से संबंधित है, तो इसका जो क्रम अगर हम परिवर्तित कर दें, तो बी ए जो युग्म होगा वो भी उस क्या है, संबंध से होना चाहिए। तो मतलब बी ए भी क्या है, आर से संबंधित है। अगर ये इसको संतुष्ट कर रहा है कि ए बी आर में है, तो बी ए भी आर में होना चाहिए। तो अगर ये इसको संतुष्ट करता है तो उसको हम सम्मित संबंध बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके पास होता है संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध क्या होता है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा है, आपके पास एक्स क्या है, एक समुच्चय है। इस समुच्चय में आपने एक प्रतिबंध लिया आर। ठीक है, जो आप ये संबंध ले रहे हो, प्रतिबंध ले रहे हो आर, इससे आपने एक युग्म लिया। ठीक है, ये किससे संबंधित है, आर से लिया है तो आर से संबंधित होगा। और बीसी आपने ले लिया, ये भी आर से संबंधित है। ठीक है, और आपने ए बी और बीसी के लिए जो आर से संबंधित है, इसमें देखा कि अगर ए बी और बी सी आर से संबंधित है, तो ए सी भी किससे होना चाहिए, आर से संबंधित होना चाहिए। ठीक है, अगर इस प्रकार के युग्म आपको मिल जा रहे हैं कि मतलब ये ए बी भी आपके ये युग्म भी आपका आर से है, बी सी भी आर से है, तो क्या होना चाहिए, एसी भी आर से संबंधित होना चाहिए। ठीक है, अगर इस प्रकार आपको प्राप्त हो गया तो एबीसी जो है वो क्या है, किससे होगा, ये तीनों अवयव कहाँ से मिले थे हमें, एक्स जो आपका समुच्चय था उससे मिले थे। ठीक है, और इसके जो युग्म आपने लिए हैं वो आर से होने चाहिए, मतलब संबंध से होने चाहिए, क्योंकि ये इस
जो आपके पास ये दिया गया है कि ए बी बी सी और ए सी जो है आर से होने चाहिए, अगर ये इसको संतुष्ट करता है, ठीक है, इस जो कंडीशन आपके पास है, ये इसको अगर संतुष्ट कर देता है ये संबंध, तो इसको हम संक्रामक संबंध कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि तुल्यता संबंध क्या होता है। तो हमारे पास क्या होता है, तुल्यता संबंध दिखाने के लिए हम तीनों चीजें दिखाते हैं कि वो समतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रामक भी हो। अगर कोई संबंध जो है आपका समुच्चय जो है वो इन तीनों, किसी समुच्चय में जो संबंध आर है वो अगर इन तीनों संबंधों को क्या कर देता है, इन तीनों संबंधों को दिखाता है, तो उसका मतलब क्या है कि वो एक तुल्यता संबंध है। मतलब एक्स में संबंध आर जो समतुल्य, सममित तथा संक्रामक है, तुल्यता संबंध है। ठीक है, इसके बाद देखो एक्स में, मतलब आपने एक्स लिया है, इसमें किसी तुल्यता संबंध आर के लिए कोई एक अवयव ले लिया आपने एक्स, जो किससे संबंधित होगा, मतलब ये आपने यहाँ पर एक्स लिया था, ठीक है, एक्स क्या है यहाँ पर, आपका समुच्चय था, मतलब इस समुच्चय से आपने ए कोई अवयव लिया है, तो इसमें तुल्यता वर्ग के लिए, संगत तुल्यता वर्ग के लिए आपने एक अवयव लिया है, इसको दिखाएंगे कि एक्स का, ये ए जो है एक्स का वह उपसमुच्चय है जिसके सभी अवयव जो है ए से संबंधित है। ठीक है, अब देखो उसके बाद जो फलन ले लिया आपने, इसके बाद आपने क्या पढ़ा था, एकीकी फलन के बारे में। तो एकीकी फलन कैसा होता है कि कोई भी अगर आप समुच्चय ले रहे हो, तो उसका उस समुच्चय के साथ मतलब एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब, मतलब विभिन्न अवयवों के लिए भिन्न भिन्न प्रतिबिंब प्राप्त होने चाहिए, एक अवयव के दो प्रतिबिंब नहीं होने चाहिए। तो भिन्न भिन्न अवयवों के अगर भिन्न भिन्न प्रतिबिंब आपको प्राप्त होते हैं, तो वो क्या होता है, एकीकी फलन होता है। ठीक है, तो जैसे ये फलन दे रखा है आपके पास एफ, ये कैसे एक्स से वाई में क्या है, परिभाषित है। तो ये फलन एकीकी अथवा एकक फलन है यदि एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू होगा। और ये कब संभव है, जब एक्स वन बराबर एक्स टू हो, मतलब कि एक्स वन अवयव और एक्स टू अवयव के लिए अगर हम जो भी प्रतिबिंब दे रहे हैं, मतलब एफ एक्स वन जो मिल रहा है और एफ एक्स टू जो मिल रहा है, ये दोनों बराबर हैं। लेकिन ये दोनों बराबर तभी हो सकते हैं जब एक्स वन और एक्स टू बराबर हो, मतलब दो अवयव अलग अलग के लिए एक प्रतिबिंब तभी बन सकता है जब वो दोनों ही अवयव बराबर हो। ऐसा कभी नहीं, एक एक ही फलन में ऐसा कभी नहीं होगा कि दो अलग अलग अवयव के लिए एक प्रतिबिंब प्राप्त हो, दो अलग अलग अवयव के लिए दो ही प्रतिबिंब प्राप्त होने चाहिए, तब वो एक ही फलन होता है। ठीक है, इसके बाद आच्छादक फलन के बारे में अगर आप देखो, तो यहाँ पर क्या है, एफ एक फलन है जो एक्स से वाई में परिभाषित है। तो ये फलन आच्छादक अथवा आच्छादी फलन है कब, यदि किसी प्रदत्त, मतलब आपने वाई कोई अवयव लिया है जो वाई से संबंधित है, ठीक है, और ये कैसे, ये एग्जिस्ट करता है इसमें कैसे, इसमें अपने एक देखो, ये वाई जो है वो वाई से संबंधित है, एक्स जो है वो एक्स से संबंधित है, और इसके लिए अगर आप एफ एक्स, मतलब कोई फलन आप ले ले रहे हो, एफ एक्स जो है वो वाई में के वाई के बराबर होना चाहिए। तो अगर ऐसा है, ठीक है, मतलब कि इसमें क्या होता है ना कि आपके पास जो सहप्रांत होता है उसके सारे अवयव जो है किसी ना किसी के प्रतिबिंब होने चाहिए, मतलब कि वो परिसर के बराबर होना चाहिए, उसमें कोई अवयव जो है वो खाली नहीं होना चाहिए, मतलब कोई ऐसा कोई अवयव नहीं होना चाहिए जो किसी का भी प्रतिबिंब ना हो। ठीक है, तो वो फलन कैसा होता है, आच्छादक होता है। ठीक है, जिसके सारे प्रतिबिंब अवयव जो है किसी ना किसी के प्रतिबिंब होते हैं। ठीक है, सह प्रांत में। अब देखो आपके पास क्या है, इसके बाद आपने एकीकी तथा आच्छादक, मतलब एक फलन ऐसा होता है जो एकीकी भी है और आच्छादक भी है। तो वो कैसा फलन है, जैसे एफ जो है एक्स से वाई में परिभाषित है, ये एकीकी तथा आच्छादक फलन होगा यदि एफ एकीकी तथा आच्छादक दोनों है। मतलब कि देखो, दो कितने भी अवयव हम ले रहे हैं उन सबके अलग अलग प्रतिबिंब बनने चाहिए, और जो आपका सहप्रांत है उसमें कोई भी अवयव खाली भी नहीं होना चाहिए, मतलब उसके सारे अवयव किसी ना किसी के प्रतिबिंब होने चाहिए। तो वो फलन कैसा होगा, एकेकी भी होगा और आच्छादक भी होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के फलन को हम एकेकी आच्छादक फलन बोलते हैं। इसके बाद हमने क्या देखा था कि जिस प्रकार हम एक फलन के बारे में बात कर रहे थे, ऐसे हमारे पास एक से ज्यादा फलन आ सकते हैं। ठीक है, जैसे दो फलन आपके पास आ गए, जैसे एफ जो है ए से बी में परिभाषित है और जी जो है वो बी से सी में परिभाषित है। ठीक है, तो जब हमारे पास दो फलन होते हैं, तो हम उनका क्या है, संयोजन भी कर सकते हैं, है ना। तो जब संयोजन की बात आती है तो हम कैसे देखते हैं, जैसे यहाँ पर फलन
हमने लिया GOF मतलब गो फलन, ठीक है। तो ये क्या है, ये O जो है यहाँ पर द्विआधारी संक्रिया का काम करता है। तो GOF में देखो, जैसे A B से परिभाषित था, B C से परिभाषित था, तो GOF जो होगा वो ए से सी में क्या होगा, परिभाषित होगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसका संयोजन कर सकते हो। और इसको हम कैसे दिखाते हैं, जैसे GOF किसी अवयव x के लिए अगर आप देख रहे हो, तो G जो है वो FX मतलब FX जो है वो G के लिए अवयव का कार्य कर रहा है, ठीक है। तो G FX के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पर जो प्रत्येक अवयव है x, वो किससे संबंधित है, A, जो आपका यहाँ पर समुच्चय ए है उससे मतलब संबंधित होगा, वहां से लिया गया होगा, द्वारा प्रदत्त है। तो इस प्रकार हम संयोजन फलन पढ़ा था। इसके बाद हमने पढ़ा था व्युत्क्रमणीय फलन क्या होता है। तो एक फलन है आपके पास जो एक्स से वाई में परिभाषित है, ये कब व्युत्क्रमणीय होता है, जब इसमें एग्जिस्ट करता है जी जो है वाई से, मतलब जैसे एफ जो है एक्स से वाई में, और जी जो है वो वाई से एक्स में परिभाषित होना चाहिए। और इसके लिए इस प्रकार कि GOF जो है वो आई एक्स मतलब एक तत्समक फलन हुआ जिसमें आई एक्स के बराबर हो, और FOG जो है मतलब इनका संयोजन वो आई वाई के बराबर हो, ठीक है। इसके बाद एक फलन है F जो x से y में व्युत्क्रमणीय है, ये कब होगा, यदि और केवल यदि F एकीकी तथा आच्छादक हो। मतलब कि हम किसी फलन को व्युत्क्रमणीय तभी बोलते हैं तब कि वो फलन एकीकी भी हो और आच्छादक भी हो, ठीक है। और इसका संयोजन हम अभी दिखा चुके हैं, है ना। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि किसी प्रदत्त परिमित समुच्चय x के लिए फलन f जो x से x में परिभाषित है, ये एकेकी मतलब तदनुसार आच्छादक होता है, यदि और केवल यदि f आच्छादक मतलब कि तदनुसार वो एकेकी हो। यदि किसी परिमित समुच्चय का अभिलाक्षणिक गुणधर्म मतलब कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जो होती है उसकी, वो कैसी हो, एकेकी और आच्छादक होती है, तो वो उसकी अभिलाक्षणिक गुणधर्म है, ठीक है। यह अपरिमित समुच्चय के लिए सत्य नहीं है। मतलब कि ये चीज कब होती है, तब ये परिमित हो, ठीक है। अगर अपरिमित की बात करें तो ये चीजें नहीं दिखाई जाती, ठीक है। मतलब ये समुच्चय जो है वो एकेकी भी होता है, और केवल यदि वो आच्छादक है तो, ठीक है, तो परिमित समुच्चय होगा। इसके बाद हमने देखा, देखो ए में द्विआधारी संक्रिया आपने ली है, ठीक है। ये क्या है, स्टार जो है वो एक द्विआधारी संक्रिया का काम कर रहा है। इसमें इसका जो कार्तीय गुणन है ए का ए के साथ से ए तक एक फलन जो है वो स्टार है, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखो, हाँ तो देखो इसमें क्या है कि मतलब कि ये एक द्विआधारी संक्रिया के लिए एक फलन होता है, ठीक है। इसमें आपने देखा कि तत्समक फलन की बात करें तो एक अवयव है ई, ठीक है, जो किससे, एक्स से संबंधित है, मतलब ये इसमें बिलोंग करता है। तो इसमें द्विआधारी संक्रिया आपने जब ली एक्स से एक्स में, एक्स क्रॉस एक्स जो है वो किससे, एक्स में ही परिभाषित है, मतलब इससे ही संबंधित है, ठीक है। और इस प्रकार से परिभाषित किया गया है, तो इसके लिए इसका तत्समक अवयव है, ठीक है। मतलब ये ई जो है इसका क्या होगा, मतलब इस द्विआधारी संक्रिया के लिए तत्समक अवयव होगा, ठीक है। कब कब होगा, यदि ए स्टार ई बराबर ए हो, ठीक है, या फिर ई स्टार ए बराबर भी ए हो। मतलब हम ए स्टार ई करें या फिर ई स्टार ए करें, वो ए के बराबर ही होना चाहिए। मतलब इस आधारित संक्रिया के बाद वो वही अवयव हमें प्राप्त होना चाहिए। और ये किसके लिए, इसमें प्रत्येक अवयव जो होता है वो एक्स से संबंधित होता है। इसके बाद अगर हम व्युत्क्रमण्य की बात करें, तो कोई अवयव आपने ई लिया है, ठीक है, जो एक्स में से संबंधित है, तो इसके लिए जो द्विआधारी संक्रिया है एक्स क्रॉस एक्स जो है वो एक्स में इसका जो कार्तीय गुणन है वो एक्स से ही संबंधित है। मतलब कार्तीय गुणन के बाद जो अवयव प्राप्त होगा वो एक्स में होना चाहिए, ठीक है, के लिए व्युत्क्रमणीय होता है। तो ये इसके लिए कब, ये अवयव जो है ये कब इसके लिए व्युत्क्रमणीय होता है, यदि एक ऐसे अवयव एक ऐसे अवयव ले लेते हैं, मतलब एक ऐसा अवयव लिया आपने बी जो कि एक्स से संबंधित है, मतलब इसमें क्या होता है, बिलोंग करता है, इससे संबंधित होता है, इसका अस्तित्व होता है। कब, कि ए स्टार बी बराबर बी ई हो या बी स्टार ए बराबर बी ई हो, मतलब कि ये तत्समक अवयव ही आना चाहिए। जहां ई द्विआधारी संक्रिया स्टार का तत्समक है, अवयव बी। अब देखो इसके बाद जब आप किसी अवयव ए का बी के साथ
क्या कर रहे हो, कोई भी द्विआधारी संक्रिया लगा रहे हो और वो तत्समक अवयव के बराबर आ जा रही है, ठीक है, तो वो क्या होता है इसका प्रतिलोम, मतलब कि यहाँ पर बी क्या है, ए का प्रतिलोम कहलाएगा। ठीक है, जहां ई द्विआधारी संक्रिया का तत्समक है, ठीक है, और अवयव बी ए का प्रतिलोम कहलाता है, जिसे ए इनवर्स से निरूपित करते हैं। ठीक है, इसके बाद आपने देखा कि एक्स की एक संक्रिया स्टार आपने जो ली है, ठीक है, इसकी ये क्रम विनिमय होती है, कब होती है, जब इसका क्रम परिवर्तित कर दे, जैसे ए स्टार बी जो है वो बी स्टार ए के बराबर आ जाए, तो वो कैसा होता है, क्रम विनिमय होता है। ठीक है, किसके लिए, जिसमें प्रत्येक अवयव ए और जो बी है वो किससे संबंधित है, एक्स से संबंधित है। ठीक है, क्रम विनिमय के बाद आपने देखा सहचर्य, सहचर्य में क्या होता है, आप तीन अवयव लेते हो, ठीक है, यहाँ पर एक्स को ही आपने समुच्चय ले लिया, इसके लिए आपने देखा स्टार संक्रिया के लिए कि ए स्टार बी स्टार सी करो या ए स्टार बी स्टार सी करें, ये बराबर आते हैं। ठीक है, और ये तीनों अवयव कहाँ से संबंधित होते हैं, प्रत्येक एबीसी जो है वो एक्स समुच्चय जो आपका है वहां से होना चाहिए। ठीक है, तो आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। इस पूरे, देखो अब तक हमने जितना भी देखा, इसमें पूरे अध्याय का हमने क्या करा, एक सारांश लिया कि हमने इस पूरे अध्याय में क्या क्या चीजें देखी, क्या क्या जानी, उस पूरे को समझा। तो आप इस अध्याय को बहुत अच्छे से दोबारा से देखिए सारी चीजें, और अच्छे से समझे और अच्छे से करें, ताकि आपकी अच्छे से एग्जाम हो। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।